हाँ जी, आगे चलिए, आगे है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का 4th चैप्टर जो है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। इस चैप्टर का ये वन शॉट वीडियो है, मात्र एक वीडियो में संपूर्ण चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि जिन विद्यार्थियों के पास पैसे नहीं है, उनकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, उनके घर की स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो बिना कोचिंग जाए भी यहाँ पर शाम को स्टडी करके अच्छे तरीके से वो नंबर ला सकते हैं। शाम को पर डे 7 बजे वीडियो आपको अपलोड हो जाता है, तो उस टाइम पर कंसिस्टेंट होकर कंसिस्टेंसी के साथ आपको कॉपी पेन लेकर बैठकर पढ़ाई करना है, ठीक है ना। इतना अगर आप समझ गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए इस चैप्टर को हम पूरी तरीके से आज कंप्लीट करेंगे। पढ़ने वाले हम क्या, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। चैप्टर ये 4 है, सॉरी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कर दिया गया है। चैप्टर ये 4 है, ठीक है ना। चैप्टर क्या है, चैप्टर ये 4 है, ठीक है ना। क्लास 12th केमिस्ट्री। तो हम पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है संक्रमण तत्व, या इसे हम डी ब्लॉक के तत्व के नाम से जानते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए टॉपिक है, ठीक है ना। अब कैसे पूछता है ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए ये कैसे पूछता है, हमें कह देगा कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं तथा इसकी 4 विशेषताएं लिखिए या 4 गुण लिखिए, इस तरीके से कहता है। तो चलिए सबसे पहले हम संक्रमण तत्व को डी ब्लॉक के तत्व के नाम से जानते हैं। तो पहले समझते हैं ये होता क्या है जी, किसे कहते हैं संक्रमण तत्व। तो यहाँ पे परिभाषा हमने लिखा है कि आवर्त सारणी में वर्ग 3 से, आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इतना बात समझ गए। और इसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 इंटू डी उपकोष में प्रवेश करता है। पहले हम इतना समझें कि आवर्त सारणी, ये जो हमारी आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है, इसमें वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। अच्छा, हम इतनी बेसिक बात जानते हैं, ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। मतलब इसमें कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं जी। वर्गों की जो संख्या है, वर्गों की संख्या टोटल कितनी होती है, कितनी होती है, 18 होती हैं। आवर्त कितने होते हैं, आवर्तों की संख्या होती है 7। देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, ये 7 आवर्त होते हैं। तो ये सभी आपको बातें पता होनी चाहिए। इतनी बेसिक बात मैं बता दूं कि पहले वर्ग और दूसरे वर्ग को एस ब्लॉक तत्व के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से 13वें से, ठीक है ना, 18 तक के जो इसे हम क्या नाम से, इसे हम पी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। और ये जो नीचे दो आपको ये श्रेणियां दिखाई दे रही हैं, इन दोनों श्रेणियों को हम एफ ब्लॉक तत्वों के नाम से जानते हैं। और बीच में यहाँ से वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के ये जो पीले कलर से ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी को ही हम डी ब्लॉक तत्वों के नाम से जानते हैं, डी ब्लॉक। तो यही हम कह रहे हैं कि वर्ग आवर्त सारणी में वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के इन सभी तत्वों को डी ब्लॉक तत्व कहते हैं, ठीक है ना। तो वही लिखा गया, आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 इंटू डी उपकोष में प्रवेश करता है। क्यों इन्हें डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं, क्योंकि जो इन सभी तत्वों का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी उपकोष में प्रवेश करता है, ठीक है ना। अब डी उपकोष क्या होता है, ये सब क्लास 11th में आप पढ़े होते हैं ना, तो अच्छे से समझ में आता। मैं स्पष्ट कर दूं कि आपके 4 उपकोष होते हैं, एस, पी, डी और एफ, ये 4 उपकोष होते हैं। अब ये कह रहा है कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी उपकोष में प्रवेश करता है। और देखिए n-1 इंटू डी, मतलब समझिएगा ये कोई परमाणु हम बना दे रहे हैं, ये परमाणु की ये चारों ओर कक्षाएं हैं। देखिए समझिएगा बात को, हम क्या आपको समझाना चाहते हैं। देखिए समझना आपको यही है कि देखिए इस वाले को, जो ये हमारा सबसे अंतिम कक्षा है, तो इस अंतिम कक्षा को n से दर्शाएंगे। इससे पहली वाला कक्षा को हम क्या लिख सकते हैं, इससे पहली वाले कक्षा को हम n-1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है
कि जो इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो n-1 मतलब इस वाली कक्षा की बात हो रहा है, n-1 इंटू डी, मतलब अंतिम कक्षा से पहली वाली जो कक्षा है उसके डी उपकोष में प्रवेश करता है। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। तो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 इंटू डी उपकोष में प्रवेश करता है, मतलब अंतिम जो कक्षा है उससे पहली वाली जो कक्षा है ना उसके डी उपकोष में प्रवेश करता है। कौन? इलेक्ट्रॉन, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है। और नहीं अगर समझ में आ रहा है तो बाबू मैं यही कहूँगा आप इतने लाइन को ना याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास 11th में तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिए हैं, अब वो डायरेक्ट क्लास 12th पढ़ेंगे तो उनको दिक्कत होगी, और केमिस्ट्री में खास कर दिक्कत होगी। तो उनके लिए एक ही मार्ग है, अब समय गया कि आप उसको बेसिक स्टडी करें, पहले आप एग्ज़ाम का अच्छे से तैयारी करें और उसके लिए आप इतनी लाइन तो याद कर ही सकते हैं। उसके बाद देखिए फिर से लिखा गया है, इन्हें संक्रमण तत्व, इन्हें किस नाम से? इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि आवर्त सारणी में एस व पी ब्लॉक तत्वों के बीच में स्थित होते हैं। मतलब ना ये जो डी ब्लॉक का तत्व है, ये डी ब्लॉक तत्व है, इसी को हम संक्रमण तत्वों के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यह आवर्त सारणी में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं। देखिए ये एस ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक है, इनके बीच में ये डी ब्लॉक स्थित है, इसीलिए इन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। बताइए स्पष्ट हो गया? तो इतनी लाइन आपको याद हो गई होगी। अब देखिए इसमें लिखा गया है कि डी ब्लॉक तत्वों की 4 श्रेणियों में बांटा गया है। जो डी ब्लॉक तत्व है उसको हमने 4 श्रेणियों में बांटा हुआ है। सबसे पहला श्रेणी 3D श्रेणी। 3D श्रेणी कौन है जी? ये हमारी है, ठीक है। 3D 4D 5D 6th स्कैंडियम। यहाँ पे देखेंगे तो ये 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6th श्रेणी, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखेंगे आप। देखिए यहाँ पे जो हमारी 3D श्रेणी होता है उसमें स्कैंडियम से 21 से उठाकर जिंक 30 तक होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3D श्रेणी है तो इसमें स्कैंडियम से जिंक तक है। फिर से हमारा 4D श्रेणी में Y39 से CD48 तक होता है। तो Y39 से देखिए CD48 तक यहाँ पे है। फिर से यहाँ पे 5D श्रेणी में जो Ln57 से Hg80 तक होते हैं। तो देखिए यहाँ पे Ln57 से लेकर 71 तक तत्वों को नीचे रख दिया गया है, ठीक है ना। तो Ln57 से हटा लिया जाता है। उसके बाद जो ये Hg मतलब HF से लेकर Hg देख रहे हैं ना, यहाँ पे H80 तक, यहाँ पे H80 आ रहा है। Ln जो ल्यूटीशियम जो क्या है लेंथिनियम है ना, लेंथिनम, इसको सिंपल सा F ब्लॉक तत्वों के अंदर डाल दिया जाता है। ये सब आप आवर्त सारणी देखिए यहाँ पे अगर आप पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल एक आवर्त सारणी के टॉपिक ही है, उसको आप पढ़ेंगे ना समझ में आएगा। यहाँ से एक जो 57 से मतलब 57 से लेकर 71 तक के 14 तत्वों को उठाकर यहाँ से 14 तत्वों को उठाकर नीचे 2 श्रेणियों में रखा गया है। इन्हीं को नाम दे दिया गया F ब्लॉक तत्व, ठीक है ना। तो इन दोनों श्रेणियों को हटाकर अदर ये जो हमारे पास तत्व हैं ये सभी डी ब्लॉक तीसरी श्रेणी में आ जाएंगे। और सो 6D श्रेणी है ना, इसमें AC 89 से लेकर CN12 112, तो देख लीजिए CN 112 तक यहाँ पे होंगे। तो ये सब आपको याद कर लेना है। एक बार पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे सब आपको समझ में आ जाएगा। एक मेरा छोटा सा आपका सजेशन रहेगा, देखिए यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि समय कम है, हमें ज़्यादा कुछ पढ़ना है। अब पीरियोडिक टेबल हमारे टॉपिक में है ही नहीं, सिलेबस में तो हम काहे पढ़ाएं जी, काहे पढ़ाएं। तो आपको क्या करना है दोस्त, आप कर सकते हैं ये ना कि आप लिखिएगा आवर्त सारणी किसे कहते हैं ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च करेंगे, वीडियो आपको आवर्त सारणी पे मिलेगा, उसको आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये सब क्लास 11th में हमने पढ़ाया हुआ है। तो सबसे पहली बात इतना लिख लीजिएगा, ये आप 4 लाइन लिख देंगे काफ़ी है, ये फिगर बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद ये हमने समझ लिया कि जो डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक तत्व कहते हैं क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 इंटू डी उपकोष में प्रवेश करता है। इन्हें हम संक्रमण तत्वों के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए चलिए अब हम जानेंगे इनका गुण या विशेषताएं। तो संक्रमण तत्वों के गुण जान लेते हैं।
तो यहाँ पे हमने सबसे पहला लिखा हुआ है कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, देखिए इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 इंटू डी, 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन डी में भरेंगे और ns 1 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। मतलब बाबू अगर मैं अच्छे से समझाऊं तो ये हमारे पास एक, हम यहाँ पे परमाणु का फिगर बना देते हैं। ये तो परमाणु का नाभिक है और ये सभी कक्षाएं हैं। ये अंतिम कक्षा है, यहाँ पे ये देखेंगे ये अंतिम कक्षा है। तो अंतिम कक्षा है और इससे पहले वाली कक्षा को कैसे दर्शाएंगे, तो इसको हम n-1 से दर्शाएंगे, n-1 से। कैसे कि बाबू अगर मान लेते हैं ये 5वीं कक्षा है तो ये 4थी कक्षा होगी, ये 3री कक्षा होगी, ऐसे ही ना होगा। तो ये 5वीं कक्षा है और ये 4थी कक्षा, 4थी कक्षा कैसे दर्शाएंगे, तो 5 में से 1 घटाएंगे तभी तो 4 होगा ना, तो ये 4थी कक्षा होगा। इसी प्रकार n था तो n-1 हमने कर दिया है, समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ये आपको कहना चाहते हैं कि जो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो अंतिम कक्षा से जो पहली वाली कक्षा जिसे n-1 कहते हैं, इसके डी उपकोष में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे और जो अंतिम कक्षा है उसके s उपकोष में 1 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। हम इतना बात जानते हैं कि s ब्लॉक में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, p में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन, d में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन और f में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है कि सर 1 से 2 ही क्यों भरे जा सकते हैं, 3 नहीं, क्योंकि 3 नहीं भर सकते भैया, 2 ही भर सकते हैं s में। d में 1 से लेकर 10 तक ही भर सकते हैं, 11 नहीं भर सकते, ठीक है ना। तो ये सब रूल होता है, तो ये आप याद रखेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है टोटल, इसको याद कर लेंगे, ठीक है ना। अगला कह रहा है संक्रमण धातु अति कठोर व कम वाष्पशील होती हैं। देखिए संक्रमण जो धातु होती हैं अति कठोर होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं और ये कम वाष्पशील होते हैं। इनको गर्म करने पर भी वाष्प में नहीं बदलते हैं जल्दी। क्यों? क्योंकि इनके बीच, मतलब सिंपल सा क्या है ना, क्योंकि इनका जो अंतिम कक्षा में जो अंतिम इनकी जो कक्षाएं होती हैं पूर्ण रूप से भरी हुई होती हैं। जो इनकी डी ऑर्बिटल है जिसमें 5 कक्षाएं होती हैं वो पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरी हुई होती हैं, पूर्ण रूप से ये भरी हुई होती हैं, ठीक है ना। तो पूर्ण रूप से भरी हुई होंगी, इसीलिए इनके बीच जो बंध बनता है बहुत ही मजबूत बंध बनता है, जिसके कारण ये अति कठोर हो जाते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही उच्च होता है। ना तो हम इसको ठंडा करके पिघला सकते हैं और ना ही इसको गर्म करके हम जल्दी पिघला सकते हैं, ठीक है ना, ये बातें कहा जा रहा है। इसका करण एंथैल्पी क्या होता है, उच्च होता है। इसकी आयनन ऊर्जा S व P ब्लॉक तत्वों के मध्य में होता है। मतलब S ब्लॉक तत्व का जो आयनन एंथैल्पी होगा, P ब्लॉक तत्व का जो आयनन एंथैल्पी होगा, उन दोनों के बीच में इनकी आयनन ऊर्जा होती है, ठीक है ना। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं और इसका गुण। तो इस तरीके से बेसिक से आपको स्टडी करते हुए चलना है। चलिए दोस्त, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, ये देखिए हमारा पहला टॉपिक था जो इम्पोर्टेंट था, हमने बता दिया। अब 2-3 हम क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे जो हर बार रिपीट होते हैं इस चैप्टर से, 2-2 नंबर में। देख लीजिए, सबसे पहली बात यहाँ पे हमसे ये कहा गया है, देखिए हम लिख दिया संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन। लिख दिया जाता है कि संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन को समझाइए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब परमाणु त्रिज्या, संक्रमण तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या है कब बढ़ती है कब घटती है, इसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, देखिए सामान्यतः आवर्त सारणी में आवर्त सारणियों के श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक क्या होता है, बढ़ता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण परमाणु आकार घटता है, जिसके कारण त्रिज्याएं भी घटती हैं। ये बातें यहाँ पे कही गई। अब नहीं समझ में आया तो समझिएगा बाबू। यहाँ पे हम आते हैं इधर थोड़ा सा बैक आते हैं, पहले हम समझाते हैं। ये संक्रमण तत्व है, संक्रमण यही ना संक्रमण तत्व है। तो देखिए संक्रमण तत्व अगर मैं इस सभी को इरेज कर दूं, अगर मैं थोड़ा सा इस सभी को इरेज करके आपको समझाना चाहूँ तो देखिए ये हमारी इधर वाले को क्या कहते हैं, इधर हमारी बाएं पक्ष है और इधर हमारा दायां पक्ष है, ये हमारा दाएं पक्ष है, ठीक है ना।
अब अगर हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, तो बाएं से अगर दाएं की ओर जाते हैं, जैसे यहाँ पे 21 है, फिर 22 परमाणु क्रमांक, फिर 23, फिर 24, 25, 26, तो देख रहे हैं बाएं से अगर दाएं जा रहे हैं तो परमाणु क्रमांक, देखिए परमाणु क्रमांक क्या हो रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे कि अगर हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर हम जा रहे हैं तो परमाणु क्रमांक में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पे यही बात हमसे कहा गया, क्या कहा गया है कि आवर्त सारणी में, सामान्यतः आवर्त सारणी की श्रेणियों में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है। देखिए परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो इसका मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, परमाणु क्रमांक जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ना वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। अब बहुत सारे स्टूडेंटों को ये भी नहीं पता होगा, तो देखिए ये आप याद रखेंगे, अगर किसी का परमाणु क्रमांक 7 है, इसका मतलब उस तत्व की इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 7 है और उसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 7 है, ये आप याद रखेंगे। तो हमने क्या बताया कि आवर्त सारणी की श्रेणी में बाएं से अगर दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है। तो यदि परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ेगी। तो वही लिखा गया है कि अर्थात इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों की संख्या बढ़ती है। जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, जिसके कारण परमाणु आकार घटता है। अब परमाणु आकार घटता है तो कैसे घटेगा ये भी समझ लीजिए। देखिए अगर हम एक फिगर बनाते हैं, अब मैं आपको समझाना चाहूँ तो समझिएगा बाबू क्या होता है। जैसे जैसे देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। अब इलेक्ट्रॉनों की अगर संख्या बढ़ेगी ना तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो ये वाले जो नाभिक है इसमें प्रोटॉनों की भी संख्या बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो इसमें प्रोटॉनों की भी संख्या बढ़ रही है। अब प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज, तो ये प्लस वाला माइनस वाले को अपनी ओर, प्लस वाला जो है ना, प्लस वाला जो है वो माइनस को, प्लस वाला माइनस को अपनी ओर तेजी से आकर्षित करता है। तो जब ये इन सभी बाहरी जो इलेक्ट्रॉन है इसको प्रोटॉन आकर्षित करेगा, तो ये बताइए कि जब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये कक्षाएं भी तो चिपकेंगी ना। तो जब चिपकेंगी कक्षाएं तो ये जो इतना बड़ा है वो छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वो और छोटा ही तो हो जाएगा। तो ये जो क्या होता है, सिकुड़ जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाता है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर तो ये सिकुड़ते हैं, और जब सिकुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है परमाणु का आकार घटेगा। और जब परमाणु का आकार ही अगर छोटा हो गया तो उसकी त्रिज्या भी तो जाहिर सी बात है छोटी होगी, तो जिसके कारण उसकी त्रिज्या भी घट जाती है। समझ में आया? अच्छी बात है अगर समझ में आ गई होंगे तो ठीक है ना। जो मैं समझाना चाहता था मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। और ये सभी पर इतना डिटेल में हमने डिस्कस इसलिए किया क्योंकि ये सभी, देखिए दोस्त, ये जो भी हमने बेसिक बात बताया है ना, ये सब क्लास 11 में सब कुछ पढ़ा दिया गया है। सब कुछ हमने प्रीवियस ईयर जब बोर्ड एग्जाम था तो उसमें भी हमने क्लास 11 के लिए पढ़ाया था, बट फिर भी हम इस बार भी क्लास 11 की स्टडी करा रहे हैं। तो ये सब आपको पीछे से डाउट क्लियर होने चाहिए। अब आते हैं हम अपने तीसरी जो क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होता है कि विलयन में Cu प्लस आयन रंगीन, देखिए रंगहीन, जबकि Cu2 प्लस आयन रंगीन होते हैं क्यों? मतलब इसका कोई रंग नहीं होता है जबकि Cu2 प्लस रंगीन होते हैं, अलग अलग कलर होता है क्यों? तो यहाँ पे लिखा गया है, देखिए हमने लिखा है कि कॉपर Cu प्लस एक रंगीन आयन है, यहाँ पे रंगहीन होना चाहिए ना, ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो Cu प्लस है एक रंगहीन आयन है,
क्योंकि इनमें सभी क्या होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इनमें सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है समझिएगा, जैसे Cu+ है, Cu+ का मतलब कॉपर के पास 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु क्रमांक 29 होता है, जिसमें से 1+ है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया है। तो अब इसके पास 29 पहले से रहते हैं, परंतु अब इसके पास 28 हो गया है क्योंकि 1 दे दिया है। तो जब 28 इसके पास बचे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s1 2s2 1s1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 इस तरीके से होता है। तो यहाँ का 2 2 4 2 6 2 2 2 4 6 10 10 2 12 6 18 18 10 28 होता है ना। तो 28 अगर करना है तो इसका 2 की जगह पे 0 करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे सिखाऊंगा नहीं बाबू कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे बात को समझिएगा आप। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर हम दिखाएं तो 1s1 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d10 हो गया। यहाँ पे अगर मैं समझाऊं तो ये हमारी पहली कक्षा है, ये हमारी दूसरी कक्षा है, ये हमारी तीसरी, देखिए 3 3 आ रहा है ना, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो ये तीनों तीसरी कक्षा है और ये हमारी चौथी कक्षा है। तो अगर आप ध्यान से समझें तो देखिए इसका जो अगर हम इसको चाहें तो देखिए ये 3 3 है, इस 3 को भी तो हम इधर लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब 4 को इधर कक्षा को लिख सकते हैं जिससे आसानी से समझ में आए, तो इसीलिए हम ऐसा लिख दे रहे हैं। तो 3d10 यहाँ पे हम लिख देते हैं 3d10 और फिर 4s0 लिख देते हैं। देखिए कैसे, इसके पास 28 इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर भर गए 2 इधर, तो 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 10 28 इलेक्ट्रॉन भर गए हैं, इसलिए 4s में 0 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 28 है तो 28 भर गए ये कक्षाओं में। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये स्पष्ट रूप से कह रहा है ना कि कॉपर एक रंगहीन Cu+ जो है ये एक रंगहीन आयन है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है, सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देख लीजिए इसमें सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, यहाँ पे देखेंगे तो देखिए हमने ये बताया था ना कि S जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, P में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन, D में अधिक से अधिक 10 और F में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अगर इस तरीके से भरे हुए हैं तो संतुष्ट है। देखिए S में 2 भरा हुआ है, S में 2, P में देखिए 6 होना चाहिए तो 6 है ना, P में S में भी 2 है, P में 6 है और D में देखिए 10 होना चाहिए 10 है। S में या तो मतलब 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं, तो इसका मतलब क्या है, इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है पूरी रूप से भरे हुए हैं। जैसे जो D कक्षा होता है इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 1 2 3 एक और हम बना लेते हैं, ये 5 ऑर्बिटल है, ये D ब्लॉक है जी, D ब्लॉक। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो पहले 1 1 3 1 4 1 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 7 8 9 10। तो देख रहे हैं ना इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। युग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा प्रत्येक ऑर्बिटल में है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इसलिए जब इनमें प्रत्येक ऑर्बिटल में प्रत्येक उपकोषों में युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए Cu+ जो है ये रंगहीन होता है, ठीक है। जबकि लेकिन Cu2+ रंगीन आयन होते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसमें तो है बट उसमें नहीं होगा। कैसे नहीं होगा तब समझिएगा। जैसे ये Cu अब 2+ है, 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो कॉपर के पास 29 होता है, 2 दे दिया तो अब इसके पास 27 ही ना बचे, तो 27 याद रखेंगे इसके पास बचा हुआ है, 2 दे दिया है तो 27 बचे। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s1 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d9 और 4s0। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो देख लीजिए 2 2 4 6 10 12 6 18 18 और 9 18 9 कितने हो जाएगा, 18 2 20
अब 20 और 7 27 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक भर गए हैं। तो देखिएंगे इसका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन जो 3D है, इसमें देखिए 9 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, और इसमें देखेंगे 9 इलेक्ट्रॉन है, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो ये 5 ऑर्बिटल हो गए। तो देखिए 9 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले एक एक भरेंगे सभी में, तो एक एक भर गए इस तरीके से। अब 5 हो गए, फिर 6 7 8 9 हो गए, और 10वें में नहीं भरा हुआ है। तो देखिए इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है नहीं है, इसीलिए कह रहा है, इसीलिए इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं Cu2+ में, इसीलिए ये क्या है, रंगीन होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि कारण आपको समझ में आए होंगे। अगर बेसिक आपको नहीं भी क्लियर है तब भी मैं इतने बेसिक तरीके से बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में तो आ जाना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी बात है अगर समझ में आ जाए तो। जितने हम डीप में आपको डिस्कस कर देते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि उतना डीप में जल्दी कोई डिस्कस करेंगे। एक टीचर थे अभी कुछ दिन पहले, उनसे बात हुआ मेरा, तो ठीक है कुछ दिन क्या अभी 1-2 दिन हो रहे हैं, तो उनसे बात हुआ, तो वो सर से बात हुआ, तो वो सर हमसे कह भी रहे थे कि सर जानते हैं आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लेकर धीरे धीरे बताते हैं। तो मैंने उनसे एक ही बात कहा कि देखिए सर मैं जानता हूँ कि मैं धीरे तरीके से बताता हूँ। वो कह रहे थे कि मतलब कि आप अगर तेज़ी से फास्ट चलेंगे ना, बताते हुए चलेंगे, तो आपका व्यूज़ ज़्यादा आएगा, इस तरीके से कुछ कह रहे थे। हाँ बिल्कुल, शायद हो सकता है वो सही कह भी रहे हों, ठीक है, बट मुझे व्यूज़ से उतना मतलब, मैं ये चाहता हूँ ना दिल से, व्यूज़ से तो सभी को मतलब होता है, बट दिल से मैं ये चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट वीडियो पर हमारे क्लिक कर देना वो समझ कर ही जाएं, उनको पछतावा ना हो कि हमने यहाँ पे समय 10 मिनट अपना दिया, 15 मिनट यहाँ पे हमने समय दिया, हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ऐसा ना हो। इसीलिए मैं जब भी पढ़ाता हूँ मैं मतलब अपने जितना मैं समझा सकता हूँ उतना मैं समझाने का, सिखाने का प्रयास करता हूँ। अदरवाइज मेरी स्पीड अगर थोड़ी ज़्यादा ही स्लो होगी तो आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर थोड़ी स्पीड अपना बढ़ा लीजिए, ठीक है ना, समझाने टाइम पे या जो भी हो आप एक्सप्लेन करके अच्छे से बता दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि स्पीड ठीक है, ऐसे ही सिखाना चाहिए, ऐसे सिखाइए, थोड़ा समय हमें लगे बट हमें टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर होने चाहिए, तो वो भी आप हमें कमेंट में बताइएगा कि सब स्पीड सही है सर, स्पीड आपका सही है। ऐसे आप कर देंगे ना तो मुझे पता चल जाएगा। अदरवाइज आपके ऊपर है आप कितना कमेंट करते हैं, कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं। तो रिक्वेस्ट यही है कि एक्सप्लेन जरूर आप कीजिएगा कमेंट सेक्शन में हमें, ठीक है ना। चलिए जी, अगला नेक्स्ट हमारा आता है कि संक्रमण, ये हमारे देखिए इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन के टाइप में हम लिखे हैं कि संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। देखिए संक्रमण तत्व जो है वो धात्विक लक्षण इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनके जो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है, संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनके डी कक्षक आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं, जिससे ये मजबूत धातु बंध बनाते हैं। और ये क्या होता है, ये तथा उष्मा, यहाँ पे उष्मा रहेगा ना, देखिए पढ़ते टाइम पे समझ में आ गया, यहाँ पे उष्मा रहेगा। यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, उष्मा लिखना चाहिए, विद्युत तथा उष्मा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये जो धात्विक जो संक्रमण तत्व होते हैं ये विद्युत तथा उष्मा के क्या होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। इसका मतलब आप समझिएगा बाबू, हम क्या आपको समझाना चाहते हैं। कह रहा है कि संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं, पर पूछा है कि क्यों, कारण बताइए। क्योंकि यहाँ पे कारण ये कह रहा है कि इनका डी जो कक्षक है आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं। आंशिक रूप से भरे हुए का मतलब आप समझ ही गए होंगे कैसे, जैसे कि अगर हमें कोई भी यहाँ से एलिमेंट, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये कॉपर Cu+ है, तो ये कॉपर क्या है, एक संक्रमण तत्व है। अब ये संक्रमण तत्व है तो देखिए इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहाँ पे 3D10 आया है, तो ये पूर्ण रूप से भरे हुए हैं कि नहीं, पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। तो इसी को हम कह रहे हैं कि संक्रमण तत्व जो होते हैं उनका आंशिक रूप से वो क्या होते हैं, यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनका डी जो कक्षक है आंशिक रूप से भरा हुआ होता है।
देखे थे ना, उसमें डी जो कक्षक है, इसमें जो डी कक्षक है, डी कक्षक 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 10 ही इलेक्ट्रॉन है। तो यही कहा जा रहा है कि आंशिक रूप से ये क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं, ठीक है ना। और जब भरे हुए होंगे तो इनके बीच मजबूत बंध बनेगा, जिसके कारण यही लिखा गया है कि यह मजबूत धात्विक बंध बनाते हैं। और जब धात्विक बंध मजबूत बनाएंगे तो ये कठोर हो जाएंगे, कठोर होंगे तो वही लिखा जा रहा है इसमें विद्युत तथा ऊष्मा का अच्छा चालक होते हैं। इसमें क्या होता है, विद्युत तथा ऊष्मा का क्या होता है, अच्छा चालक होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। तो ये सभी गुण है जी, आप सभी को इसको याद कर लेंगे। अगला आता है, अब यहाँ से हमारा देखिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, लेंथेनॉइड तत्वों के 2 उदाहरण दीजिए, इसके 2 मुख्य उपयोग लिखिए। अब लेंथेनॉइड तत्वों के 2 उदाहरण, तो हम यहाँ पे 3 उदाहरण दे रहे हैं। सबसे पहले एक है सीरियम, एक है यूरोपियम, एक है टर्बियम, ठीक है ना। तो ये 3 हमने लेंथेनॉइड तत्वों के नाम बता दिए, इसका उपयोग जान लीजिए। यहाँ पे मुख्यतः 2 उपयोग कहा गया है, समझिएगा। पहला है सीरियम। सीरियम क्या है, यह ताप तथा परावैगनी प्रकाश दोनों को क्या करता है, अवशोषित करता है। मतलब जो सीरियम है ये ताप को भी अवशोषित करेगा और जो परावैगनी प्रकाश किरणें होती हैं इसको भी अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, ठीक है ना। इसका उपयोग चश्मा बनाने में किया जाता है। सीरियम का उपयोग चश्मा बनाने में किया जाता है, याद रखेंगे। अगला आता है दूसरा कि सीरियम का दूसरा उपयोग है कि गैस मेंटल बनाने में। जो गैस पहले जो गैस आती थी उसमें एक हम छोटे से एक मेंटल टाइप का होता था जिसको हम आग लगाते थे तो वो बहुत देर तक जलता रहता था। तो वही गैस मेंटल बनाने में या जो ग्लास पॉलिश करने में किया जाता है, जैसे चूड़ियाँ बनाने में ग्लास को पॉलिश की जाती है तो उसमें भी इसका उपयोग होता है सीरियम का। तो मैं आशा करता हूं कि ये सब कुछ आपको पता चल गया होगा, स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलिए जी, अब यहां से हमारे 2 टॉपिक जो आ रहे हैं ये मैं कह सकता हूं 5 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। सबसे पहला है जो है लेंथेनॉइड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर में जो है लेंथेनॉइड या लेंथेनाइड संकुचन भी कह सकता है, लेंथेनाइड आकुचन भी कह सकता है। तो पहले हम लेंथेनॉइड को समझेंगे, इसी में लेंथेनाइड संकुचन या आकुचन क्या होता है उसे भी हम जान लेंगे, ठीक है ना। लेंथेनॉइड, अब लेंथेनॉइड क्या होता है जी, यहाँ पे सब कुछ आपको लगभग याद ही करना है दोस्त, अदर कुछ भी ज़्यादा वो नहीं है। तो देखिए सबसे पहले लेंथेनॉइड किसे कहते हैं, तो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है। मतलब इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है 4f उपकोष में प्रवेश करता है, उसी को हम लेंथेनॉइड कहते हैं, ठीक है ना। अब वाला आता है हमारा कि जो Ln57 के बाद सीरियम 58 से ल्यूटीशियम 71 तक के 14 तत्वों को इस श्रेणी में रखा गया है। मैं अगर यहाँ पे फिगर से आपको बता दूं तो देख लीजिए, अगर आप समझ पाए, अगर आपको साफ से दिखाई दे तो आप समझिएगा ये क्या मैं कह रहा हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ही अगर मैं फिगर बड़ा करके बना दे रहा हूँ, अभी मैं जब इसको आऊँगा ना तो इसको इरेज कर दूंगा, ठीक है ना, आप परेशान ना हो। देखिए यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि इसका जो अच्छा लेंथेनॉइड किसे कहते हैं तो ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे देखिए इसी ये 5वें और 6ठे श्रेणियों में से यहाँ से ही 14 तत्वों को उठाकर ये 2 श्रेणियों में रखा गया है, 2 श्रेणियों में। इस वाली जो श्रेणी, ये जो हमारे पास श्रेणी दिखाई दे रही है इसी को हम लेंथेनॉइड कहते हैं, और इस वाले श्रेणी को एक्टिनॉइड कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं जी, अगर मैं इसको इरेज कर दूं, इस वाले श्रेणी को इसी को लेंथेनॉइड कहते हैं और इस वाले श्रेणी को एक्टिनॉइड कहते हैं, ठीक है ना। इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है। अरे भैया इन्हीं दोनों श्रेणियों को ना हम f ब्लॉक तत्व कहते हैं, तो इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो 4f उपकोष में प्रवेश करेगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। अगला कह रहा है Ln57, यहाँ पे Ln57 के बाद जो सीरियम 58 से लेकर ल्यूटीशियम 71 तक के जो 14 तत्व हैं, इन्हें 14 तत्वों को इसी श्रेणी में रखा गया है। इसी श्रेणी का मतलब लेंथेनॉइड जो श्रेणी है इसी में हम सीरियम 58 से लेकर ल्यूटीशियम 71 तक के ये सभी तत्वों को रखा गया है।
अब एक और बात याद रखेंगे, अगर सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तत्व आ रहे हैं कि नहीं। देखिए सीरियम से लेकर और ल्यूटीशियम तक 14 तत्व आ रहे हैं। वही लिखा गया है, लेंथेनम के बाद जो सीरियम से ल्यूटीशियम तक के जो तत्व हैं ये 14 तत्वों को इसी श्रेणी में रखा गया है। फिर से कह रहा है La, जो La मतलब ल्यूटीशियम जो 71 है ना, Ln का गुण में समानता होने के कारण इन्हें लेंथेनॉइड कहते हैं। मतलब क्या है कि जो Ln जो है ना लेंथेनम, इसका जो गुण है, इसका गुण ये जो लेंथेनॉइड श्रेणी की जो सभी तत्व हैं इनसे मिलता है, इसलिए Ln को भी हम लेंथेनॉइड श्रेणी का ही सदस्य मानते हैं। यही बात यहाँ पे कहा गया है कि Ln के गुणों में समानता होने के कारण इन्हें लेंथेनॉइड कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कहते हैं या लेंथेनॉइड श्रेणी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, फिर हम इसके गुण पर आएंगे जी। ठीक है ना, इसके गुण पर हम फिर आएंगे। चलिए, अब मैं आशा करता हूं कि जितनी बेसिक बात थी वो आप समझ गए होंगे। अब देखिए हम यहाँ पे आ जाते हैं इसके गुण। तो ये हमारा लेंथेनॉइड था जिसको हमने बता दिया, फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतनी बातें आपको केवल एक्सप्लेन करनी है और याद भी करना है। अब आता है लेंथेनॉइड की विशेषताएं, गुण या लक्षण। अब लेंथेनॉइड की विशेषताएं क्या है समझिएगा। इसके निम्नलिखित गुण होते हैं या विशेषताएं होती हैं, जिसमें पहला इसकी जो गुण है, पहला गुण क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहला इसका गुण क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हमने लिखा है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f उपकोष। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है जी, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 4f 1 से लेकर 14 तक, और 5d 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन, और 6s2 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्त, समझे आप। इसका मतलब ये है कि ये इस तरीके से अगर मैं बनाऊं, बात को समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये एक परमाणु की हम कक्षाएं बना रहे हैं, इस तरीके से समझिएगा। इसमें मान लेते हैं सपोजेड ये हमारी चौथी, मान लेते हैं ये छठी कक्षा है, ये हमारी ये 5वीं कक्षा तब होगी, और ये हमारी चौथी कक्षा होगी। अदर इसमें बहुत सारे अभी कक्षाएं हैं, इस तरीके से आप पता कर लीजिएगा, मतलब मान लीजिए। तो ये छठी, ये 5वीं, ये चौथी कक्षाएं हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो हमारी ना छठी कक्षा है, तो इसके जो एस उपकोष होगा ना, एस उपकोष, इसमें एक से मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इतनी बात हम जानते हैं कि एस में अधिक से अधिक 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी में अधिक से अधिक 6, और डी में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो जो लास्ट छठा कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे, फुल इलेक्ट्रॉन। फिर जो हमारा यहाँ पे जो 5D श्रेणी है, अब 5वीं जो कक्षा है इसमें 5D जो श्रेणी है, इसमें हम 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। मतलब सिंपल सी बात अगर कहें तो इसमें 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। मतलब 1 से लेकर मान लेते हैं कहीं 5 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, तो वो सब हम इसमें भरेंगे। बट अंतिम वाले में देखिए 6 जो है ना, 6 छठा कक्षा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमें भरना ही है, ये याद रखेंगे। इसमें 1 से लेकर 10 तक भरेंगे। और जो चौथी कक्षा है, चौथी कक्षा का जो F उपकोष है, इसमें 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है ना, मतलब जैसे 5 आ गया, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, ये सब भर सकते हैं इनके बीच में 1 से लेकर 14 तक। तो यही कहा जा रहा है इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन ये होता है, इसको याद रखेंगे। अब वहाँ पे कहा गया था ना कि जो संक्रमण तत्व होता है, देखिए इनका इलेक्ट्रॉन जो होता है 4f उपकोष में प्रवेश करता है। तो देख लीजिए यहाँ पे 4f उपकोष में ही तो प्रवेश किया है इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हैं। तो ये बातें हैं जी, आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। ये सब क्लास 11th में ना ये सब डिस्कस होता है, क्लास 9th में डिस्कस होता है, बट कोई नहीं जी। अगला आता है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ के। फिर यहाँ पे लिखा गया इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है। तो ये भी बात आप समझ ही गए, ऊपर ही बता दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट मैं लेने का समय दूंगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका गुण हम ध्यान लेते हैं। तो तीसरा इसका गुण है जो है परमाणुविक आकार या आयनिक आकार। तो यहाँ पे लिखा गया है Ln श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या लगातार घटती है।
क्योंकि परमाणु आकार बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान आवेश भी बढ़ता है। इस घटना को लेंथेनाइड आकुंचन या लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। यहाँ पे लेंथेनाइड संकुचन आकुंचन बहुत बार पूछा गया है, तो देख लीजिए यही परिभाषा आप लिखेंगे। यहाँ पे इसका मतलब क्या है समझे, कह रहे परमाणु आकार या आयनिक आकार, मतलब कब परमाणु आकार बढ़ता है या घटता है, या यहाँ पे परमाणु त्रिज्या भी हो सकती थी। तो समझिएगा क्या हम कह रहे हैं। हम इतनी बात जानते हैं कि ये आवर्त सारणी, मान लेते हैं ये आवर्त सारणी है, ठीक है ना। इधर हम जानते हैं ये हमारे पास बायां पक्ष है, बाएं पक्ष है, और ये हमारे दाएं पक्ष है, ये हम इतनी बात जानते हैं। अब हम इतनी बात भी जानते हैं कि जब बाएं से हम दाएं की ओर जाते हैं, बाएं से दाएं की ओर जाएंगे ना, तो क्या होगा, परमाणु का क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है, ठीक है ना। तो जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तब परमाणु क्रमांक बढ़ता है। अब आप कहेंगे कैसे बढ़ता है सर, कैसे बढ़ता है, ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछने वाले भी स्टूडेंट होते हैं। तो बाबू ऐसे बढ़ता है कि आप खुद देख लीजिए आवर्त सारणी आप खुद देख भी लीजिए। अगर मैं यहाँ पे अच्छे से दिखाऊं तो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो देख लो बाबू। यहाँ पे देखिए स्कैंडियम 21 है, फिर टाइटेनियम 22, भी जो है 23, इससे 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो देखिए बाएं से अगर हम दाएं जा रहे हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है कि नहीं, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है ना। तो वही हम बात कह रहे हैं कि अगर हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, और जो परमाणु क्रमांक को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो परमाणु क्रमांक यदि बढ़ेगा, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो परमाणु क्रमांक जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो इसका मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या बढ़ेगी, प्रोटॉनों की भी संख्या बढ़ेगी। तो यहाँ पे पहले इतना ही बात कहा गया है कि एलन श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या लगातार घटती है। मतलब बाएं से अगर दाएं जाएंगे ना, बाएं से अगर हम दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या लगातार घटेगी, परमाणु आकार भी घटेगा। तो क्यों घटेगा, क्योंकि परमाणु जो क्यों घटेगा जी, क्यों घटता है परमाणु के आकार, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा गया परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। मतलब बाबू अगर मैं ये समझाना चाहूँ तो देख लीजिए, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो अगर पहली जो कक्षा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में अधिक इलेक्ट्रॉन हो गए, और तीसरी कक्षा में और अधिक इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इस तरीके से अगर हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन अधिक आते जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जितने इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ेंगे उतना ही इसमें प्रोटॉनों की भी तो संख्या नाभिक में बढ़ेगी ना। तो नाभिक में अगर 15 इलेक्ट्रॉन अगर मान लेते हैं बाहर 15 है, तो 15 इसमें प्रोटॉन भी होगा। तो प्रोटॉन अगर है, प्रोटॉन है तो हम जानते हैं प्लस माइनस आकर्षित करता है, प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो ये प्लस वाला इस माइनस को अपनी ओर खींचेगा कि नहीं खींचेगा, प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन सभी बाहरी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और जब खींचेगा तो ये सभी इलेक्ट्रॉन इसमें सिकुड़ेंगे, और जब सिकुड़ेंगे तो ये कक्षाएं भी तो सिकुड़ेंगी, और जब कक्षाएं सिकुड़ेंगी तो परमाणु आकार घटेगा कि नहीं घटेगा, परमाणु छोटा होगा। तो यही हम कह रहे हैं कि अगर बाएं से अगर हम दाएं जाते हैं ना तो क्या होता है, परमाणु आकार लेंथेनम श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार या आयनिक त्रिज्या लगातार घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश, यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश ही तो लग रहा है, नाभिकीय बल, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, जिसके कारण क्या हो रहा है, परमाणु क्रमांक घट रहा है। तो इस सभी घटनाओं को ही हम लेंथेनाइड आकुंचन या संकुचन कहते हैं। आशा करता हूं समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। बहुत हमने डिस्कस कर लिया, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, सब बेसिक चीजें हैं। अगला हमारा आता है जो है भौतिक अवस्था। अब इनकी भौतिक अवस्था क्या है तो देख लीजिए, सभी जो लेंथेनॉइड श्रेणी है तो उसमें एलन जो क्या है, एलन जो लेंथेनम 57 है ना, तो एलन चांदी जैसे चमकदार वो नर्म धातु के होते हैं। जितने भी लेंथेनॉइड श्रेणी के जो 14 तत्व हैं वो सभी एलन जो चांदी के समान क्या होंगे, चमकदार होते हैं और नर्म धातु के होते हैं, ठीक है ना। और वायु में रखने पर ये तुरंत क्या होते हैं, बदरंग हो जाते हैं, ठीक है ना।
बदरंग का मतलब समझ रहे हैं ना, काला पड़ना, ठीक है ना, काला पड़ना। जैसे कि लड़कियां स्पेशली समझ जाएंगी, जैसे वो अपने पैरों में पायल पहनती हैं, ठीक है ना, तो पायल जो पहनेंगी तो जब नया नया पहनेंगे तो नए नए में क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा चमकता है, लाइट मारता है। अब बट क्या होता है, लाइट इस तरह उसमें आता है, और जब कुछ दिन हो जाते हैं उसमें क्या होता है, कभी कभी वो अपने पैरों को धुलती हैं तो पानी तो जाहिर सी बात है जो पायल होगा उसमें भी लगेगा, वायु की उपस्थिति में होगा तो वो बदरंग होने लगेगा, वो थोड़ा काला पड़ने लगेगा, उसकी लाइट कम हो जाएगी। उसी को क्या कहते हैं, उसी को बदरंग होना कहते हैं। समझ रही हैं ना? ठीक है जी, अच्छी बात है। अगला आता है घनत्व। घनत्व क्या है? बाएं से दाएं जाने पर घनत्व और कठोरता बढ़ती है। अब यही बताइए कि पहले थे बहुत दूर दूर कक्षाएं, तो भैया पहले तो दूर दूर कक्षाएं थे तो इसका घनत्व भी कम था और क्या थे, ये कम कठोर थे। परंतु अब जैसे जैसे ये कक्षाएं आपस में पास पास हो जाएंगी, जब पास पास हो जाएंगी तो ये आपस में घनत्व और कठोरता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा जी, तो इसीलिए ये कठोर हो गए हैं, ठीक है ना, ये बातें हैं। आयनन एंथैल्पी क्या है? तो यहाँ पे लिखा गया है एलन के प्रथम आयनन एंथैल्पी बहुत कम होती है, इसीलिए इसको आयनन यौगिक बनाते हैं, इसलिए ये क्या होता है, आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो ये था इसका गुण जी, जिसको आपको याद करने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। सबसे पहले इसका बैक साइड आप फिगर ले लीजिए, फोटो। ठीक है, ले लीजिए। ठीक है जी, मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है एक्टिनोइड, उसके बाद हम वीडियो समाप्त करेंगे। याद रखेंगे इन्वेटर मेरा थोड़ा डिस्चार्ज हो रहा है, तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा मैं फास्ट चलूँगा, थोड़ा सा आप मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा। अगला हमारा आता है इम्पॉर्टेंट जो है एक्टिनोइड। तो एक्टिनोइड क्या होता है समझिएगा। एक्टिनोइड को देखिए, एक्टिनोइड कहते हैं, देखिए एक्टिनाइड कहते हैं या एक्टिनोइड कहते हैं, जिसे AN से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम 5D श्रेणी कहते हैं। 5D श्रेणी इसी को, यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसी को 5D श्रेणी भी कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो 14 तत्व यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। तो यहाँ पे लिखा गया कि आवर्त सारणी के वर्ग 3 व 7वें आवर्त से 14 तत्वों को उठाकर श्रेणी के नीचे एक श्रेणी में रखा गया है, जिसका गुण एक्टिनियम के समान होता है, जिसके कारण इन्हें हम एक्टिनोइड कहते हैं। मतलब सबसे पहले इतना समझें कि ये जो आवर्त सारणी है इसमें तीसरे वर्ग और 7वें आवर्त से 14 तत्वों को उठाया गया है। तीसरा यहाँ पे कह रहा है तीसरा वर्ग, ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है। तो तीसरे ये वर्ग है तो इसी में क्या, इस तीसरे वर्ग में से, और यहाँ पे कह रहा है 7वें आवर्त, तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, ये हमारा 7वां आवर्त है। तो 7वें आवर्त में से तो पहले तीसरे वर्ग, इस तरीके को वर्ग कहते हैं और इसको आवर्त कहते हैं, ये बात आपको पता होगा। तो तीसरे वर्ग में से और सातवें आवर्त में से 14 तत्वों को, 14 यहाँ पे लिखा गया है कि 14 तत्वों को उठाकर सारणी के नीचे, 14 तत्वों को उठाकर सारणी के नीचे क्या किया गया है, एक श्रेणी में रखा गया है। देख रहे हैं ना, एक श्रेणी में इसको रखा गया है, एक श्रेणी में हमने रखा हुआ है, ठीक है, जिसका गुण एक्टेनियम, जो एक्टेनियम जो है ना इससे मिलता है, ठीक है ना, जिसका गुण एक्टेनियम के समान होता है, और एक्टेनियम के समान होता है जिसके कारण इसे एक्टेनोइड कहते हैं, जिसके कारण ही इस वाले को हम क्या कहते हैं, एक्टेनोइड, जिसके कारण ही इसे एक्टेनोइड कहते हैं। इस वाली श्रेणी को हम क्या कहते हैं, एक्टेनोइड कहते हैं। समझ रहे हैं? तो ये इसकी परिभाषाएं हो गई। उसके बाद लिखा गया इस श्रेणी में जो SC79 से लेकर मतलब SC79 के बाद जो थोरियम 90 से लेकर LR103 तक के तत्व रखा गया है। तो देख लीजिए यहाँ पे अगर हम दिखाएं आपको तो थ्योरियम जो हमारे पास 90, थोरियम जो 90 से लेकर देख लीजिए LR103 तक के तत्व होते हैं,
ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। और इन्हें LC यहाँ पे होना चाहिए, LC, ठीक ना। एक्टिनियम का सूत्र AC होता है, तो AC, तो यहाँ पे ये बात आप याद रखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि थोरियम 80 से Lr, थोरियम 80 से Lr 103 तक के तत्व किसमें, एक्टिनॉइड में पाए जाते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हमने केवल परिभाषा दिया है, इसका गुण अब हम जानेंगे। स्क्रीनशॉट, चलिए जी, अच्छी बात है। अब आते हैं गुण पर, थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे दोस्त। एक्टिनॉइड की विशेषताएं, गुण। तो देखिए यहाँ पे एक्टिनॉइड की विशेषताएं कहें, लक्षण कहें, गुण कहें, यही इंपॉर्टेंट है। इसमें निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, ठीक है जी। अब कौन कौन सी विशेषताएं, पहले हम विशेषताएं जानेंगे जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप याद कर लेंगे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5F में 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन, 6D में 1 से लेकर 0 से लेकर 1 इलेक्ट्रॉन ओनली भरेंगे, और 7वें में 2 इलेक्ट्रॉन S उपकोष में भरेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इतना बाबू आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। इसको समझाने में 15 मिनट से 20 मिनट लग जाएंगे। मेरा इन्वर्टर डिस्चार्ज हो रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट आपसे कह रहा हूँ कि समझ ही ले रहे हैं, तो इतना आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला आता है भौतिक। ये सब क्लास 11th में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में सब बताया है, ठीक है ना। अब पढ़े हुए हैं कितना आप जानिए। भौतिक गुण क्या है जी, तो देखिए जो हमारा इलेक्ट्रॉनॉइड का भौतिक गुण कैसा है, तो इसका घनत्व अधिक होता है। घनत्व अधिक का मतलब कठोर ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो इसका घनत्व अधिक होता है, और यह सभी चांदी के समान सफ़ेद व चमकदार होते हैं। चांदी जैसे सफ़ेद भी होते हैं, चमकदार भी होते हैं, ठीक है जी। कौन, तो जो हमारे एक्टिनॉइड श्रेणी के सभी तत्व हैं वो। अगला आता है ऑक्सीकरण अवस्था। यहाँ पे लिखा गया है इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होता है, परंतु इनमें बहुत अधिक जो क्या होता है, अनियमितता पाई जाती है। मतलब सिंपल सी, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 होता है, ज़्यादातर की ऑक्सीकरण संख्या +3 होता है, परंतु बहुत अधिक मात्रा में इसमें अनियमितता पाई जाती है। अनियमितता का मतलब बहुत सारे ऐसे भी तत्व हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या कुछ अलग होती है। जैसे थोरियम का +4 होता है, यू का क्या होता है +6 क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो इसमें कुछ अनियमितता भी है, वही बात कहा गया। अगला आता है परमाणु आकार या आयनिक आकार। जैसे लेंथिनम में था ना, वैसे ही इसमें भी है कि बाएं से अगर हम दाएं जाएंगे तो परमाणु आकार क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है, तो जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी बढ़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा गया है कि NaC लिख देते हैं। मतलब एक्टिनॉइड जो श्रेणी है, तो एक्टिनियम जो श्रेणी में, एक्टिनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, यदि हम क्या करते हैं, बाएं से दाएं की ओर जाते हैं श्रेणी में, तो अगर यहाँ पे हम कहें तो एक्टिनॉइड श्रेणी में यदि हम बाएं से दाएं की ओर इधर जाएंगे ना, तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा गया है, दाएं पे जाने पर परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या का आकार घटता है। क्यों घटेगा जी, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी बढ़ता है। तो देख लीजिए, अगर हम इधर से देखिए बाएं से दाएं जाएंगे तो 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 इस तरीके से आ रहा है, मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। और जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो यहाँ पे एक चीज बढ़ेगा, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी बढ़ता है। और जब नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा तो सभी कक्षाएं होंगी आपस में सिकुड़ेंगी, तो इसी घटना को एक्टिनॉइड संकुचन या आकुचन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। परिभाषा पूछे 2 नंबर में तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा। और यही क्वेश्चन अगर 5 नंबर में पूछे तो पूरा आपको यहाँ से लेकर ये टोटल फिर ये सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, और मैं विशेष कर कहूँगा ये सब क्लास 11 के बेसिक टॉपिक अगर पता है आपको पास कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, कितना किसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये सब प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, तो जिनको ये सब पता है उनको आसानी से समझ में आ जाएगा। जिनको नहीं पता है उनके लिए मेरा एक छोटा सजेशन रहेगा, बाबू याद कर लीजिएगा, जितना अगर समझ में आए अच्छी बात है, नहीं आ रहा है याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो ये आपका चैप्टर है पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, इतना आप तैयार कर ले बहुत है जी, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का,
इंस्टा का लिंक दे दिया है, तो वहाँ से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। जाइए आप फिजिक्स पर और केमिस्ट्री पर क्लिक करके अपनी बेसिक से चैप्टर वाइज अपनी पढ़ाई कीजिए। अदरवाइज़ मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट सीरियस हैं, ठीक है ना, जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के प्रति सीरियस हैं, मैं उनको बता दूं कि ओनली 99 रुपये में, ओनली 99 रुपये में पूरी आपकी पूरी केमिस्ट्री का हम फुल नोट्स आपको दे रहे हैं। फुल PDF नोट्स ओनली आपको 99 में दिया जा रहा है। तो नोट्स लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। हाँ, मैं बता दूं आपको, इसके साथ अगर फिजिक्स भी आप लेते हैं, तो फिजिक्स भी अगर आप लेते हैं नोट्स, तो ये आपका फिर 99 ऐड हो जाएगा, मतलब 198 कहें, ये 199 या 200 में मान लें कि 200 में आपको पूरा फिजिक्स की केमिस्ट्री का फुल नोट्स मिल जाएंगे। तो अगर एक लेना चाहे तो 99, दोनों लेना चाहे तो 199 में मिल जाएंगे। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा। वहाँ पे एक बात कहना है कि सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री का फुल नोट्स चाहिए, तो फुल नोट्स आप लेकर अपने अच्छे तरीके से वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। बेहतरीन नोट्स आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।